नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो एएमसीए फिर से टाइमलाइन को लेकर डिबेट में आ गया है। पहले प्लान था कि इसका फर्स्ट फ्लाइट 2028-29 के आसपास हो और इंडक्शन 2033-34 तक स्टार्ट हो जाए, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि ऑपरेशनल एंट्री 2034-35 तक शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि अभी तक एएमसीए का कोई फुल स्केल प्रोटोटाइप पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। डीआरडीओ पार्टनर सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है और 2 महीने में अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है और उसके बाद ही प्रोटोटाइप बिल्ड ऑफिशियली स्टार्ट हो पाएगा। इसी बैकड्रॉप में रसिया का SU-57 डिस्कशन में अगेन आ रहा है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि अगर एएमसीए में डिले हो जाता है तो SU-57 एक इंटरिम सॉल्यूशन बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और रसिया के बीच लाइसेंस प्रोडक्शन पर एडवांस टॉक्स चल ही रही है, जिसमें कम से कम 140 एयरक्राफ्ट तक का फ्रेमवर्क डिस्कस हो रहा है और डिलेज के सिनारियोज में ये नंबर 200 से ज़्यादा तक जा सकता है। रसिया इंडिया को सोर्स कोड एक्सेस और कस्टमाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर तक दे रहा है, जिससे इंडियन वेपन्स और एवियोनिक्स इंटीग्रेट किया जा सके, लेकिन यहाँ इंडिया ऑलरेडी एएमसीए पर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर SU-57 लार्ज नंबर में इंडक्ट होता है तो फ्यूचर फ्लीट प्लानिंग और बजट एलोकेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 पैरेलल 5th जनरेशन ट्रैक सस्टेन करना फाइनेंशियली और इंडस्ट्रियली चैलेंजिंग हो सकता है। चाइना के J-20 फ्लीट एक्सपेंशन को देखते हुए कैपेबिलिटी गैप का कंसर्न एकदम रियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी और इंडिजिनस इकोसिस्टम बिल्ड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल पिक्चर ये है कि एएमसीए को लेकर डिले के सिग्नल्स तो हैं, क्योंकि पार्टनर सिलेक्शन पेंडिंग स्टेज पर है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का TEDBF प्रोजेक्ट अब अपने सबसे डिसीजिव स्टेज में एंटर कर रहा है। इस साल इसका CDR यानी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू शेड्यूल है और ये डिसाइड करेगा कि प्रोजेक्ट फुल स्केल डेवलपमेंट फेज में कॉन्फिडेंटली मूव करेगा या रीथिंक की जरूरत हमें दोबारा पड़ेगी। प्रोग्राम को डेवलप कर रही है ADA और इंडियन नेवी के लिए ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन माना जा रहा है। नेवी ने इंटरिम रिक्वायरमेंट के लिए राफेल M ऑर्डर किए हैं, लेकिन लॉन्ग रन में एक फुली इंडियन ट्विन इंजन मल्टी रोल कैरियर फाइटर की डिमांड तो क्लियर है। एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ये इन्वेस्टमेंट छोटा नहीं है, स्पेशली जब इसे एएमसीए जैसे लार्ज स्केल प्रोग्राम के पैरेलल रन करना है। TEDBF में एडवांस एवियोनिक्स, एसर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सेंसर फ्यूजन जैसे फीचर्स इंटीग्रेट होंगे। ये कम्प्लीटली न्यू एयरफ्रेम डिजाइन होगा, स्पेशली कैरियर ऑपरेशन के लिए। पर अब डिबेट ये है कि जब राफेल M ऑलरेडी सर्विस में आने वाले हैं और एयरफोर्स भी एडिशनल राफेल इंडक्शन प्लान कर रही है, तो क्या नेवी को भी और राफेल M लेने चाहिए? सरफेस लेवल पर ये इजी लग सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में 80 से 100 एडिशनल राफेल M प्रोक्योर किए जाएं तो कॉस्ट $25 बिलियन से ऊपर जा सकती है। इससे डिफेंस बजट पर हैवी प्रेशर आ जाएगा और इंडिया फॉरेन सप्लाई चेन पर डिपेंड रहेगा। TEDBF को वायबल बनाने के लिए एक आइडिया ये भी डिस्कस हो रहा है कि फ्यूचर में एयरफोर्स लिमिटेड स्क्वाड्रंस ही इंडक्ट करे, ताकि प्रोडक्शन स्केल बढ़े और कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो। पर क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया एक साथ एएमसीए और TEDBF जैसे 2 कॉम्प्लेक्स इंडिजिनस प्रोग्राम सस्टेन करने के लिए रेडी है? और अगर TEDBF अब स्लो हुआ तो कैरियर एविएशन में फिर से फॉरेन डिपेंडेंसी का साइकिल शुरू हो सकता है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के सुपर 30 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में एक बहुत ही क्रिटिकल सेंसर चेंज होने जा रहा है। SU-30 MKI पर लगा हुआ पुराना रसियन OLS-30 IRST रिप्लेस होगा एक नए इंडिजिनस लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही IRST आर्किटेक्चर फ्यूचर के तेजस MK2 में भी यूज होने की उम्मीद है। IRST सिस्टम का रोल एयर कॉम्बैट में अलग ही लेवल का होता है। यहाँ रडार तो एक्टिव होता है, सिग्नल भेजता है और कभी कभी अपनी प्रेजेंस रिवील कर देता है, लेकिन IRST कम्प्लीटली पैसिव होता है। ये सिर्फ थर्मल सिग्नेचर डिटेक्ट करता है, इंजन हीट, एरोडायनेमिक फ्रिक्शन या ग्राउंड टारगेट्स का टेम्परेचर कंट्रास्ट। मतलब आप एनिमी को देख सकते हो बिना खुद डिटेक्ट हुए। नया इंडियन IRST डुअल बैंड इंफ्रारेड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका मतलब ये अलग अलग वेवलेंथ बैंड्स में हीट डिटेक्ट कर सकता है, जो डिफरेंट वेदर और बैकग्राउंड कंडीशंस में डिटेक्शन रिलायबिलिटी इंप्रूव करता है।
इसमें मिड वेव इंफ्रारेड सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर और टीवी इमेजिंग इंटीग्रेटेड है एक सिंगल ऑप्टिकल डोम में। जब टारगेट डिटेक्ट होता है उसकी एंगुलर पोजीशन मूवमेंट डेटा मिशन कंप्यूटर में फीड होती है। लेजर रेंज फाइंडर एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट करता है जिससे मिसाइल एंगेजमेंट रिफाइन होती है बिना रडार एक्टिवेट हुए। ये IRST एडवांस ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग और AI बेस्ड एल्गोरिदम यूज करता है क्लटर फिल्टर के लिए, मतलब स्टील्थ एयरक्राफ्ट या हैवी जैमिंग एनवायरमेंट्स में भी SU-30 MKI के पास एक साइलेंट डिटेक्शन ऑप्शन होगा। अगली खबर की बात करें तो तेजस MK2 को लेकर इस बार अप्रोच बिल्कुल अलग है। ADA का टारगेट है कि पूरा फ्लाइट टेस्ट कैंपेन 4 साल से कम में कंप्लीट हो जाए। प्रोग्राम से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक टेस्टिंग फेज में 4 प्रोटोटाइप्स डिप्लॉय होंगे जो मिलकर लगभग 1200 से 1400 सॉर्टीज कंप्लीट करेंगे। अगर सब कुछ प्लान्ड पेस पर चला तो एयरक्राफ्ट 2031 तक प्रोडक्शन क्लियरेंस अचीव कर सकता है। टेस्टिंग का स्ट्रक्चर काफी डिटेल्ड है, जहां फुल फ्लाइट एक्सपेंशन होगा, लो स्पीड हैंडलिंग से लेकर हाई एंगल ऑफ अटैक रिकवरी तक, एक्सट्रीम फ्लाइट अल्टीट्यूड, हाई ग्रेविटी मनोवर्स और वेरिड पेलोड कॉन्फ़िगरेशन के साथ एरोडायनेमिक वैलिडेशन की जाएगी। एयर टू एयर वेपन फायरिंग ट्रायल्स भी अर्ली फेज में इंटीग्रेट किए जाएंगे ताकि कॉम्बैट कैपेबिलिटी वैलिडेशन इनिशियल लाइफ साइकिल में ही हो जाए। सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि अगर अर्ली टेस्ट फेजेस स्मूथ रहे तो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस शेड्यूल से पहले भी कंक्लूड हो सकती हैं। 2031 तक प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने के बाद HAL LRIP यानी लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए रेडी है। LRIP का स्ट्रेटेजिक रोल होता है प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशन फैमिलियराइजेशन का मौका देते हैं, पायलट्स ट्रांजिशन ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्क्वाड्रन लेवल टैक्टिक्स रिफाइन होती है और इंडक्शन फ्रिक्शन कम होता है। इंडियन एयरफोर्स से 120 तेजस MK2 का ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। डिलीवरीज 2033 के आसपास स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, जो MK1A प्रोडक्शन साइकिल के एंड के साथ अलाइन करेगा। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।